अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू शफरान एंड एसोसिएट्स। हमने लॉग एड की एक सीरीज का आगाज किया है। इसमें अब तक हम 2 लेक्चर्स कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि लॉग एड की मार्क्स डिवीजन, सिलेबस क्या है और पासिंग मार्क्स हमें क्या चाहिए। सेकंड लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो लॉग एड के अंदर आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। नाउ इन टुडेज लेक्चर विल बी स्टार्टिंग विद अ सब्जेक्ट ऑफ लॉग एड, जिसमें हम वन बाय वन सब सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। लेकिन जो फर्स्ट सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लीगल एथिक्स का है। लीगल एथिक्स में से भी सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हमारे लॉग एड का पार्ट रखा गया है, जो कि है कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। इसमें हम लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल के रूल्स डिस्कस करेंगे। दिस इज एडवोकेट शफरान सईद। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। तो लीगल एथिक्स में हमारा टॉपिक क्या है? कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। और कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट में हमारा कंटेंट क्या है, उस पर एक नजर डालते हैं। पार्ट वन रूल 134 से 144 तक है एंड इट विल डील विद conduct with regard to other advocates. Part 2 Rule 145 till 158 and it deals with conduct with regard to clients. Part 3 Rule 159 till 167 and deals with duty towards the court. Part 4 Rule 168 till 175B and it deals with conduct with regard to the public generally. आज की वीडियो में हम सिर्फ पार्ट 1 तक डिस्कस करेंगे, in which we'll discuss from rule 134 till 144, and in this video we'll study what should be the conduct of an advocate towards his or her peers. Now within Pakistan Legal Practitioner and Bar Council Rules 1976 chapter number 12, इसमें हमें दिए गए हैं canons of professional conduct and etiquettes of advocate. Part A Conduct with regard to other advocates. Rule 134 कहता है it is the duty of every advocate to uphold at all times the dignity एंड दी हाई स्टैंडिंग ऑफ हिज प्रोफेशन। एक एडवोकेट की हमेशा जिम्मेदारी है कि वो मेंटेन करे हर वक्त अपने प्रोफेशन की अजमत और वकार को, एज वेल एज हिज ओन डिग्निटी एंड हाई स्टैंडिंग एज अ मेंबर देयर ऑफ। और अपनी डिग्निटी को और अपनी हाई स्टैंडिंग को भी मेंटेन करे क्योंकि वो उसी बार का मेंबर भी है। तो यू मस्ट अपहोल्ड द डिग्निटी एंड हाई स्टैंडिंग ऑफ द बार एज वेल एज योर ओन डिग्निटी एंड हाई स्टैंडिंग। रूल 135 एन एडवोकेट शैल नॉट सोलिसिट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट बाय एडवर्टीजमेंट और बाय एनी अदर मीन्स। एक एडवोकेट को चाहिए कि वो हासिल ना करे प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट इस तरीके से एडवर्टीजमेंट के जरिए और बाय एनी अदर मीन्स। लेकिन इस क्लॉज का ये मतलब नहीं है कि आप अपने प्रोफेशनल कार्ड्स नहीं बना सकते। इट कैन बी अंडरस्टूड टू मीन कि आप ऐसे मीन्स और ऐसे वेज को यूज नहीं करेंगे जिसमें यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू एडवर्टाइज योरसेल्फ एज अ लॉयर एंड इट क्रिएट्स अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर एडवोकेट्स, बिकॉज हर एडवोकेट के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो खुद को प्रमोट कर सके इन मीन्स के जरिए। तो एक इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए बार में आपके प्रोफेशनल कंडक्ट के हवाले से ये रूल रख दिया गया है कि कोई भी एडवोकेट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट हासिल नहीं करेगा एडवर्टीजमेंट के जरिए से। इसमें कुछ एक्सेप्शन दे दी गई है। The clause shall not be construed. Construed मतलब इससे ये मायने नहीं निकाला जाएगा as prohibiting the publication or use of ordinary professional cards, पहली exception, name plates, दूसरी exception, और conventional listing in directories. Before social media, directories होती थी जिसमें लोग अपनी information provide करते थे, especially businesses. That is also an exception here. So long as the information contained there is limited to, अब उसमें क्या information दी जा सकती है, उसकी limit क्या है? Limited to professional and academic qualifications and does not contain any matter which savors, gives a flavor of or serves of personal advertisement, जो पर्सनल एडवर्टीजमेंट का पर्पस सर्व ना कर रहा हो। रूल 136 में हमें टाउट्स के बारे में बताया गया है। टाउट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी बंदे को पे करते हैं कि तुम प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट मेरे लिए ढूंढ कर लाओ, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ टाउट। 136 क्या कह रहा है? 136 कह रहा है एन एडवोकेट शैल नॉट के लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, शैल नॉट एम्प्लॉय एनी अदर पर्सन, किसी और शख्स को एम्प्लॉय नहीं करेगा, टू सोलिसिट और ऑब्टेन प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट नॉर रेम्यूनरेट, किसी को उजरत भी नहीं देगा, अनदर पर्सन फॉर सोलिसिटिंग और ऑब्टेनिंग प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट for him, nor shall he share with an unlicensed person any compensation arising out of or incidental to professional employment, nor shall he aid or abet an unlicensed person to practice law. एक अनलाइसेंस पर्सन को ना एड करेगा ना अबेट करेगा, किस पर्पज के लिए? कि वो लॉ प्रैक्टिस कर सके। और टू रिसीव कंपनसेशन देयरफॉर, नॉर शैल ही नोइंगली एक्सेप्ट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट ऑफर टू हिम एज अ रिजल्ट ऑफ और एज इंसिडेंटल टू द एक्टिविटीज ऑफ एन अनलाइसेंस्ड पर्सन। तो इस रूल में हमें मना किया गया है कि आप टाउट्स को पे नहीं करेंगे, आप ऐसी एम्प्लॉयमेंट हासिल नहीं करेंगे जो कि
किसी टाउट के जरिए आ रही है, और ना ही आप एक अनलाइसेंस पर्सन को नॉलेज प्रोवाइड करेंगे जिसे यूज करके वो प्रैक्टिस कर सके। नाउ मूविंग टुवर्ड रूल 137, एन एडवोकेट shall not communicate about a subject of controversy। सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी क्या है? जो फैक्ट इन इशू है या जो तनाज़ा है पार्टीज के दरमियान, with a party represented by an advocate in the absence or without the consent of such advocate। एक ऐसी पार्टी जिसे एक दूसरा एडवोकेट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पहला एडवोकेट उस दूसरे एडवोकेट की मर्जी के बगैर या उसकी एब्सेंस में उसके क्लाइंट से किसी भी मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू द केस बात नहीं करेगा। रूल 138, एन एडवोकेट शैल नॉट इन द एब्सेंस ऑफ द अपोजिंग काउंसल कम्युनिकेट विद और आर्ग्यू बिफोर अ जज और जुडिशियल ऑफिसर एक्सेप्ट। एक एडवोकेट जज के साथ भी अपोजिंग काउंसिल की गैर मौजूदगी में बात नहीं करेगा। एक्सेप्शन बताई जा रही है नेक्स्ट। इन ओपन कोर्ट, जब ओपन कोर्ट लगी होगी, एंड अपॉन द मेरिट्स ऑफ अ कंटेस्टेड मैटर पेंडिंग बिफोर सच जज और जुडिशियल ऑफिसर, नॉर शैल he, without furnishing the opposing advocate with a copy thereof, address a written communication to a judge or judicial officer concerning the merits of a contested matter पेंडिंग बिफोर सच जज और जुडिशियल ऑफिसर। इसमें बताया जा रहा है कि एक एडवोकेट अपने अपोजिंग काउंसिल की गैर मौजूदगी का फायदा नहीं उठाएगा टू आर्ग्यू एनी पॉइंट बिफोर अ जज और जुडिशियल ऑफिसर। इसमें एक्सेप्शन ये दी गई है कि अगर हाँ वो मैटर ओपन कोर्ट में डिस्कस किया जाना है, देन वो उस कंटेस्टेड मैटर पे जो मेरिट्स पे बात होगी वो करेगा। इसके अलावा अगर वो कोई रिटन कम्युनिकेशन करता है जिसमें कंटेस्टेड मैटर जो केस के अंदर है उसके मेरिट्स को डिस्कस कर रहा है, देन इट इज हिज ड्यूटी कि वो एक कॉपी फर्निश करे अपनी अपोजिंग काउंसिल को और फिर ही मूव ऑन करे स्टेप के साथ। The rule shall not apply to ex parte matters or in respect of matters not sub judice before the judge or judicial officer concerned। ex parte matters में ये रूल अप्लाई नहीं होगा, और इसके अलावा ऐसे मैटर्स में जो सब जुडिस ही नहीं है, जिस पे बहस ही नहीं होनी केस में, उन पे ये रूल अप्लाई नहीं करेगा। रूल 139, a client's proffer means a wish and offer, mostly it could be construed as a wish of the client, a client's proffer of assistance of additional advocate। एक क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे एक नहीं, दो या तीन लॉयर्स हायर कर सकता हूँ, तो दिस शुड नॉट बी रिगार्डेड एज एविडेंस ऑफ वांट ऑफ कॉन्फिडेंस। इसका ये मतलब नहीं लिया जाएगा कि क्लाइंट को एडवोकेट के ऊपर एतमाद नहीं है। रिप्रेजेंटेशन का राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसे प्रोवाइड कर रहा है, और ये उसकी चॉइस है कि वो कितने लॉयर्स को चाहता है कि वो उसे रिप्रेजेंट करें। हो सकता है वो डिफरेंट डोमेन्स के एक्सपर्ट्स को हायर करना चाहता हो, बट द मैटर शुड बी लेफ्ट टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्लाइंट। एन एडवोकेट should decline association as a colleague unless the dues of the advocate first retained are paid। अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि एक एडवोकेट की ड्यूटी है, उसके प्रोफेशनल कंडक्ट का हिस्सा है कि अगर उसे कोई क्लाइंट एंगेज करता है और कहता है कि मैं आपकी सर्विसेज हायर करना चाहता हूँ, तो एडवोकेट की ड्यूटी है कि अगर उसे पता है कि मुझसे पहले जो इस एडवोकेट को इसने हायर किया उसकी तरफ कोई ड्यूज रहते हैं, then he should decline the association until his colleague is paid his fees। Rule 140, clients not advocates are the litigants। जो साइल है, जो मुद्दई है, वो क्लाइंट्स हैं, एडवोकेट्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपस में आपने एक डिकोरम ऑफ प्रोफेशनल एथिक मेंटेन करना है। क्लाइंट की इमोशनल अटैचमेंट टुवर्ड्स द केस या उसकी इमोशनल फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस नहीं करने देना टुवर्ड्स योर बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू योर अपोजिंग काउंसिल। वट एवर मे बी द इल फीलिंग एग्जिस्टिंग बिटवीन क्लाइंट्स, it should not be allowed to influence advocates in their conduct and demeanor towards each other और टुवर्ड द पार्टीज इन द केस। अपोजिंग काउंसिल के साथ और अपोजिंग पार्टीज के साथ आपने मिसबिहेव नहीं करना। जो भी एनिमिटी है क्लाइंट्स के बीच, उस मैटर में आपने उस पार्टी को जुडिशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। उसमें आपने पार्टी टू द केस नहीं बन जाना कि अपोजिंग पार्टी के साथ आपकी पर्सनल एनिमिटी क्रिएट हो जाए। ऑल पर्सनल क्लैशेस बिटवीन एडवोकेट शुड बी स्क्रूपुलसली अवॉइडेड। मुहतात अंदाज से अवॉइड किए जाए। इन द ट्रायल ऑफ अ कॉज इट इज इनडिसेंट टू अलूड, ये बात गैर मुनासिब है, क्या किया जाए? इशारा किया जाए टू पर्सनल हिस्ट्री, किसी अपोजिंग काउंसिल की पर्सनल हिस्ट्री को टारगेट बनाया जाए या उसकी पर्सनल पिक्यूलैरिटीज को। एंड आइडोसिंक्रेसीज ऑफ एडवोकेट्स, मतलब अपोजिंग काउंसिल की पर्सनल हिस्ट्री, उसकी कोई अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या उसका कोई खास अंदाज से बयान करना, इन चीजों की तरफ इंडिकेट करना इनडिसेंट समझा जाएगा एक एडवोकेट के बिहेवियर में। इट विल बी कंसिडर्ड इम्प्रॉपर। पर्सनल कॉलोकीज यानी इनफॉर्मल कन्वर्सेशन बिटवीन एडवोकेट्स विच कॉज डिले, जिनसे ताखीर होगी, एंड प्रमोट अनसीवनी रैंगलिंग शुड बी केयरफुली अवॉइडेड। अनसीवनी रैंगलिंग मतलब झगड़ा क्रिएट होगा, उन बातों से बचा जाए। रूल 141, नो डिवीजन ऑफ फीस विद एनी पर्सन फॉर लीगल सर्विसेज इज प्रॉपर
कोई डिवीजन ऑफ फीस किसी भी लीगल सर्विसेज के लिए किसी शख्स के तरफ प्रॉपर नहीं होगी except the first is another advocate based upon the principle of division of work, यानी जितनी मेहनत की जाएगी उतनी फीस उन्हें मिलनी चाहिए एज एक्सप्रेस्ड इन द एग्रीमेंट बिटवीन द एडवोकेट्स, जो कि आपस में वो खुद ही डिसाइड करेंगे based upon their division of work. Rule 142. Subject to the precedence of Attorney General and the Advocate General as established by constitutional usage and practice, it is the duty of advocate to maintain and uphold the order of precedence in accordance with the role of advocates maintained by the Bar Council. This rule talks about the seniority of lawyers. Whenever we get enrolled in a bar, हर member की एक enrollment date होती है. इस एनरोलमेंट डेट की बेसिस पे आपकी सीनियोरिटी कैलकुलेट की जाती है। तो रूल ये कहता है कि एडवोकेट्स को चाहिए कि वो अपनी इस प्रेसिडेंस को मेंटेन करें और ऑनर करें अपने सीनियर्स को बेस्ड अपॉन द एस्टैब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशनल यूजेज एंड प्रैक्टिसेस। रूल 143 जूनियर एंड यंगर मेंबर्स, इसमें जूनियर और यंगर मेंबर्स को कहा गया है that they should always be respectful to the senior and elder members। जो पुराने और एल्डर मेंबर्स हैं और सीनियर मेंबर्स हैं बार के, जूनियर को और यंगर मेंबर्स को चाहिए कि उनको ऑनर करे, उनको रिस्पेक्ट दे। एंड द लेटर यानी कि सीनियर मेंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी नॉट ओनली courteous मीनिंग ग्रेसफुल बट also हेल्पफुल टू देयर जूनियर्स एंड यंगर ब्रदरन एट द बार, कि वो अपने जूनियर और यंगर मेंबर्स को ना सिर्फ ग्रेसफुली डील करें बल्कि उनकी मदद भी करें। रूल 144 where more than one advocate is engaged on any side, it is the right of the senior member to lead the case and the junior members should assist him unless the senior so want। ऐसे मौके पर जब एक से ज्यादा एडवोकेट एंगेज किए गए हैं क्लाइंट की तरफ से, तो उसमें जो सबसे सीनियर मेंबर होगा he has the precedence, he has the right to lead the case as per the bar rules 1976। however अगर वो चाहे तो जूनियर मेंबर्स को भी कह सकता है कि आप इस केस में लीड करें, बट द फर्स्ट राइट विल गो टुवर्ड द सीनियर मेंबर एंड द जूनियर मेंबर शुड असिस्ट हिम इन दैट रिगार्ड। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग टुडेज लेक्चर। आज हमने अपने लॉ गाइड की लेक्चर सीरीज में अपने फर्स्ट सब्जेक्ट जो कि लीगल या प्रोफेशनल एथिक्स हैं, उसमें कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट्स ऑफ एडवोकेट्स में पार्ट ए कंडक्ट विद रिगार्ड टू अदर एडवोकेट्स, जो कि रूल 134 से लेके 144 तक थे, उनको डिस्कस किया। इसमें जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं दे आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क्रेशनरी क्वेश्चन वेयर दे विल आस्क यू कि क्या ये काम एडवोकेट कर सकता है या उसकी डिस्क्रेशन है या उसे बार रूल बाउंड करते हैं, जो शेल और मे वाले क्वेश्चन थे। और दूसरा तरीका इसमें क्वेश्चन पूछने का ये है कि वो आपको रूल प्रोवाइड कर देगा एंड द एग्जामिनर विल आस्क यू to complete the rule by providing the relevant verbatim used in the rule। For example, जो rule 134 था उसमें कहा गया it is a duty of every advocate to uphold at all times the dignity and blank of profession। अब वो आपको मल्टीपल ऑप्शन दे देता है, हाई स्टैंडिंग, हाई ऑनर वगैरह वगैरह। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? हाई स्टैंडिंग, क्योंकि ये हमने अपने लेक्चर 2 के अंदर डिस्कस किया था कि आई थिंक दिस वाज द 14th टाइप ऑफ क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड, जहाँ पे वो आपको बेयर एक्ट की वर्डिंग देता है कि आप इस एक्ट को कंप्लीट करके मुझे दें, इस एक्ट के अंदर जो मैंने मिसिंग वर्ड छोड़ा है उसको फिल करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पार्ट बी को डिस्कस करेंगे जो कि कॉन्डक्ट विद रिगार्ड टू क्लाइंट्स है, और उसमें जो रूल्स हैं हम उनको पढ़ेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।